Now we are ready to study about limit of a function at a finite point. Okay. Now हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें किसी फंक्शन की लिमिट एक फाइनाइट पॉइंट पर चाहिए होगी या फिर इन्फिनिटी पर चाहिए होगी. ओके, तो उसमें से एक पार्ट है फाइनाइट पॉइंट. तो आज हम पढ़ेंगे वही फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर लिमिट कैसे निकाली जाती है. ओके, फंक्शंस बहुत तरीके के होते हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं. उनमें से कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, कुछ होते हैं रैशनल्स होते हैं. ओके, रैशनल मतलब p/q के फॉर्म में. कुछ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, साइन कॉस टेन. एंड कुछ होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लाइक कोई बेस होगा, मतलब फंक्शन f(x) होगा, फिर उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट होगा, कोई फंक्शन. ठीक है. नाउ लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? पॉलिनोमियल होता है कोई px सच दैट px होता है हमारे पास an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1. इसी तरीके से a1 x⁴1 प्लस a0 और x⁴0 दैट इज 1. ओके, तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल की लिमिट कैसे निकालेंगे हम? हमने अभी पीछे देखा था लिमिट ऑफ अ फंक्शन. हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि हम कैसे निकालते हैं. हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि अगर हम लिमिट निकालते हैं तो लिमिट में पहली बात तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है. ठीक है, कांस्टेंट लिमिट के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं होता. जैसे हम वेरिएबल x की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन 1 वेरिएबल का है, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. नाउ x अगर कोई क्वांटिटी लाइक an, ठीक है, an x पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ये इसका मतलब होता है कांस्टेंट होना. ठीक है, अब जब ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, इसके अंदर x है ही नहीं, तो हम वैल्यू कहाँ रखेंगे. ठीक है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता लिमिट के अंदर रहने का, तो इसे हम लिमिट से बाहर ले आते हैं. ठीक है, इसी तरीके से an-1 भी बाहर आ जाएगा, an भी आ जाएगा, और a0 तो पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर x है ही नहीं, x⁴0 है उसके मल्टीपल में, दैट इज़ 1. ठीक है. नाउ जब हम ये सारे निकाल लेंगे बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा? लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू b. यहाँ पर मैं b ले रही हूँ क्योंकि मैंने a पहले से इसके कांस्टेंट ले लिया है. ठीक है, लिमिट x टेंस टू b x⁴n प्लस an-1, लिमिट x टेंस टू n-1, लिमिट x टेंस टू b x⁴n-1. इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, a1 लिमिट x टेंस टू b x⁴1 दैट इज x प्लस a0. यहाँ पर लिमिट का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, तो मैंने लिमिट नहीं लिखी. तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर नीचे तो कुछ है नहीं जो b में रखेंगे, और हमारे पास अगर नीचे हमारे पास इस तरीके का फंक्शन होता x माइनस बी की समथिंग पावर, या फिर इसके साथ मल्टीपल में कुछ और, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो सकता था. यहाँ पर b रखते तो b माइनस बी 0, अगर ये नीचे होता तो. ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास सेफ है, हम यहाँ पर b रख सकते हैं, आराम से हमें मिल सकती है. लिमिट इज़ व्हाट? वैल्यू ऑफ द फंक्शन है. ठीक है, तो हमने b रखा, b⁴n हो गया. ठीक है, यहाँ पर b⁴n-1. इसी तरीके से तो हमें ये क्या नज़र आ रहा है, हमारे पास एक फंक्शन, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था. हमने अगर p की x की जगह यहाँ पर हम डायरेक्ट b रख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वही चीज़ आ जाएगी जो हमने लिमिट x टेंस टू b आ रही थी हमारी. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें? नाउ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? लिमिट x टेंस टू b px इज इक्वल टू pb. ओके, नोट, ये हमारा नोट है. ठीक है, तो हमने क्या, यहाँ से मैंने अभी आपको समझाया, तो क्या हमारे पास पता चला कि px जो है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमारे पास मिल रहा है, रैशनल नहीं होना चाहिए, नीचे कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए. हम नीचे वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी रैशनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सिंपल पॉलिनोमियल. अगर इसमें हम एक फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट नंबर पर अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस वो फाइनाइट नंबर जो है वो हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी. ठीक है, तो लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल यही होती है.
सो नाउ व्हाट इज रैशनल्स, ठीक है, रैशनल्स की लिमिट क्या होती है? रैशनल्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं कोई भी फंक्शन इस तरीके का जी एच एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन एफ एक्स है दैट इज एच एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, ये रैशनल नंबर रैशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऊपर भी कुछ एक्स का टर्म है, नीचे भी कुछ एक्स का टर्म है, तो उसे क्या कहेंगे हम? रैशनल फंक्शंस। नाउ इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं हम? बस ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल की तो हमने पढ़ ही ली, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू b इक्वल्स टू लिमिट, ये भी हमने पढ़ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में हम अलग अलग कर देंगे पहले तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में हमने पढ़ा था कि हम अगर इस तरीके से रैशनल फंक्शन है तो लिमिट ऊपर और नीचे दोनों साइड आ जाएगी, ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट में क्या पढ़ा था कि हम डायरेक्ट एच बी लिख देंगे इसकी जगह, और इसकी जगह डायरेक्ट जी बी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ सकती है, जो मैंने वहाँ पर भी बताई थी, एक्स माइनस बी टाइप का कोई फंक्शन अगर हमारे पास पाया गया, मतलब कोई भी फंक्शन जिसका एटलीस्ट वन फैक्टर इज एक्स माइनस बी, तो वो पूरे फंक्शन को ज़ीरो बना देगा ना। पूरे फंक्शन को ज़ीरो बना देने का मतलब है, पूरा फंक्शन मतलब जी एक्स, तो पूरे फंक्शन को ज़ीरो बना देने का मतलब है कि नीचे ज़ीरो आ जाएगा, और नीचे ज़ीरो आने का मतलब है कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि ये जो है जी भी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ओके, नाउ इसे हम लिख सकते हैं एच बी अपॉन जी बी, वेयर जी बी शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। बस यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगेगी, नीचे वाला जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए जिस पॉइंट पर हम लिमिट की बात कर रहे हैं। ओके, रैशनल फंक्शंस में हमने देखा कि हम वैसे ही ऊपर नीचे वैल्यूज रख देंगे, लेकिन हमने अभी ये नहीं देखा कि ऊपर अगर ज़ीरो हो गया तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमने पढ़ा जी ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन अगर जी ए ज़ीरो हो गया तो क्या होगा? ओके, तो जी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो तो क्या होगा? ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊपर वाली टर्म भी ज़ीरो होगी या फिर ऊपर वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऊपर वाली टर्म ज़ीरो हो गई, लाइक एच एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो अगर हो गया, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या था, एच एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, दिस टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमने मान लिया दिस टेंस टू ज़ीरो। नाउ इफ़ दिस टेंस टू ज़ीरो, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ज़ीरो को टेंड करेगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो अगर ये भी ज़ीरो को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर 0/0 फॉर्म आ गई, मतलब दोनों ज़ीरो को टेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है, हमारे पास एक्स और एच और जी में इस तरीके के टर्म्स होंगे, ठीक है। मतलब कुछ टर्म्स होंगे के यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पर भी L 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसे टर्म पाए जाएंगे तभी ये ज़ीरो बना सकता है इसे, ठीक है, तभी हम यहाँ पर b रखेंगे, b माइनस बी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के टर्म ज़रूर मिलेंगे हमें अगर ये ज़ीरो को टेंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, ये टर्म्स इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एच डैश एक्स, ये हो जाएगा जी डैश एक्स, ठीक है। एच एक्स को हमने लिख दिया एच डैश एक्स इंटू दिस, मतलब जितनी भी इस तरीके की टर्म थी सब निकाल दी, हमने इस तरीके से निकाल दी। H1 हम एच एक्स को इस तरीके से लिख दिया हमने, H1x इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर के, ठीक है। तो जितनी भी इसको ज़ीरो बनाने वाली टर्म्स थी, मतलब एक्स माइनस बी टू द पावर समथिंग इस तरीके की टर्म थी, वो हमने इसमें से निकाल कर अलग रख ली, ठीक है। जी एक्स के साथ भी यही किया हमने, ठीक है। नाउ तो लिमिट, अब हम अगर इसकी लिमिट की बात करेंगे तो x टेंस टू समथिंग b, H1x इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर के
अपॉन g1x x माइनस बी टू द पावर l। नाउ दिस अपॉन दिस, ये जो टर्म है, ठीक है, ये अब हमारे पास x माइनस बी टाइप की टर्म से फ्री है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो ज़ीरो नहीं बनेगी, ठीक है। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहें तो इसे ऊपर ले जा सकते हैं, x माइनस एल हो जाएगा इसका पावर, ठीक है। लेकिन वो पावर x माइनस एल जो होगा, अगर हम इसे ऊपर लेकर चले जाएं और इसकी पावर x माइनस एल कर दी हमने, मान लो, ठीक है, हमने कर दिया x माइनस एल, ठीक है। तो ये x माइनस एल हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकती है, लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x इज़ ग्रेटर देन l, ठीक है, सॉरी k इज़ ग्रेटर देन l। तो k इज़ ग्रेटर देन l मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अगर ऊपर वाले टर्म में ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म से कट जाएगा और यहाँ पर एक दो बचेंगे, मतलब एक या एक से ज़्यादा, और ये पूरी टर्म को ज़ीरो बना देगा, ठीक है। x माइनस बी, यहाँ पर b रखेंगे तो b माइनस बी ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म को ज़ीरो बना देगा। तो इस भी क्या आ जाएगा, लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब इफ़ k इज़ लेस देन l, मतलब ऊपर वाली टर्म में कम, ऊपर वाले फंक्शन में ऐसे फैक्टर्स कम थे नीचे वाले, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टर्स हैं hx में कम थे और gx में ज़्यादा थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा ज़ीरो, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नीचे ऐसे ज़ीरो आएगा, तो ये 1/0 टाइप हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, दैट इज़ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब तीसरी चीज़ है k माइनस एल इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया मतलब पूरा कैंसिल हो गया, जितनी टर्म्स यहाँ पर थी x माइनस बी की उतनी ही टर्म्स यहाँ पर भी थी, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास एक कांस्टेंट देगा, ठीक है, मतलब एक नंबर दे सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है तो ये ज़ीरो नहीं बनेगा, इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं है तो ये भी ज़ीरो नहीं बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक फाइनाइट नंबर। तो वही हमारी लिमिट हो जाएगी। नाउ hx, अगर हमारे पास यहाँ पर हमने देखा था ज़ीरो अगर हुआ तो क्या होगा। नाउ अगर ज़ीरो नहीं हुआ, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कोई कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो 1/0 दैट इज़, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट अपॉन ज़ीरो दैट इज़ इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, उस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस हैं, ये पॉलिनोमियल के लिए हैं दोनों, और ये है हमारा रैशनल के लिए। नाउ इसमें हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, हम डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख देंगे, वो फिक्स पॉइंट जिसके ऊपर हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1³ - 1² + 1, ओके। तो सीधे सीधे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 + 1 दैट इज़ 1, ओके। तो इसकी लिमिट हमारे पास बहुत आसानी से 1 आ गई, ओके। नाउ अब इसकी लिमिट भी पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट 3 रख देंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगी, 3 + 1 दैट इज़ 3 × 4 दैट इज़ 12, ठीक है। तो इसकी लिमिट भी हमारे पास बहुत आसानी से आ गई। तो हम देखेंगे रैशनल फंक्शन। नाउ रैशनल फंक्शन में क्या होगा, हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 2, और नीचे हो जाएगा 1 + 100 101, ठीक है, मतलब 2/101। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ हमने देखा था कि अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ज़ीरो नहीं हो रहे, तो वहाँ पर हम आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2/101। रैशनल फंक्शंस के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है
वो थ्योरम क्या कहती है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी n a टू द पावर n माइनस 1। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट n a टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़ रखे हैं तो आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f(x) एट अ पॉइंट a क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है, ये क्या होता है f डैश a। अगर आपने ये पढ़ा है लिमिट में तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आगे चलकर आपको पढ़ना होगा कि लिमिट डेरिवेटिव की का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। नाउ यहाँ पर क्या किया गया है, f(x) की जगह आपने रिप्लेस कर दिया x टू द पावर n, ठीक है। नाउ x टू द पावर n अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो उसमें अगर आप a रखेंगे तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ x माइनस a इज सिमिलर टू दिस। नाउ इस यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको पता होगा डेरिवेशन में डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, x टू द पावर n का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे डी बाई डी एक्स तो क्या होगा, n सामने आ जाएगा और n माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इन्होंने यही किया है और यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया a, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट, ओके। तो ये जो है ये इसी से आया है, मतलब आप सोच सकते हैं कि दीज आर सेम थिंग्स, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। नाउ अब हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट किसी फाइनाइट पॉइंट पर क्या होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, उनमें से दो जो है वो ये हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 0 होता है, ओके। इसको अगर हम उसके तरीके से देखें जो हमने फॉर्मूले में देखा था, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी f(x) इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। हमने मान लिया f(x) इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या होता है, अगर हम डेरिवेटिव की नज़र से देखें तो x टेंड्स टू 0, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 0 पे साइन x का डेरिवेटिव निकालें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, साइन x माइनस साइन 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 इक्वल्स टू फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x एट 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस x, और कॉस x में 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ साइन 0 इज 0 0 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमारे पास ये आ गया जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर हम इसको देखें कि ये कैसे आया, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x माइनस कॉस x अपॉन x इक्वल्स टू 0। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, हम चाहें तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में माइनस है, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर यहाँ पर भी हम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखें 0 तो ये हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस लिमिट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है।
नाउ लिमिट अगर हम कॉमन ले लें तो 1/x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 हो गई। तो हमारे पास दोनों, मैंने बहुत अच्छे से प्रोफेशनली तो नहीं बताया, लेकिन मैंने आइडिया दे दिया कि हम किस तरीके से इन्हें देख सकते हैं कि ये आई कहाँ से है, ठीक है। तो हम इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये अगर है ऐसा, ऐसी तो क्यों है। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब fx टू द पावर gx, इस तरीके के फंक्शन। तो अगर इसकी कोई लिमिट होगी, लाइक ए पर अगर हम लिमिट इसकी निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेस में अलग और एक्सपोनेंट में अलग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लिमिट अगर इसमें 0 इन्फिनिटी एंड 1 इन्फिनिटी इस तरीके से कोई चीज़ आ जाती है, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, तो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में पढ़ा था इसको इवेल्युएट करने का तरीका, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना होगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर आ जाए हमारी लिमिट में तो हम उसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम पढ़ेंगे, लाइक अगर हमारे पास कोई फंक्शन है दो fx एंड gx, जो कि दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। f g आर रियल वैल्यूड, ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस है और दोनों जो है दोनों का ही डोमेन सेम है, ठीक है। अब रियल वैल्यू है उसमें जो जिस भी डोमेन, और f और g जो है वो सेम डोमेन से आ रही है, ठीक है, सेम डोमेन से ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। नाउ अगर ऐसा कोई फंक्शन है सच दैट fx इज लेस देन और इक्वल टू gx, ठीक है, तो क्या होगा, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx, ओके। अगर हमारे पास फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा है हमेशा किसी भी सेम डोमेन में, तो हमारे पास उसकी लिमिट भी छोटी ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारे पास थ्योरम है, उसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं उसमें, ठीक है। तीनों जो हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, रियल फंक्शंस होते हैं और तीनों ही सेम डोमेन से आ रहे होते हैं, ठीक है। तीनों ही सेम डोमेन से आएंगे, जहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब सबसे छोटा fx, सबसे बड़ा hx और उसके बीच में gx, ठीक है। हमेशा ऐसे ही रहेगा, कब मतलब थ्रू आउट द डोमेन यही चलेगा, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये छोटा रहेगा, ये बीच में रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा। ना अगर ऐसा होगा तो नाउ इफ लिमिट एट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a hx, अगर इन दोनों की लिमिट जो है वो सेम हो, मतलब सबसे छोटे फंक्शन की और सबसे बड़े फंक्शन की, तो क्या होगा, gx की भी यही लिमिट होगी, जबकि gx के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। तो हमें क्या पता होगा, अगर ऐसा सब कुछ हमें मिला तो क्या पता होगा कि gx की भी लिमिट l है, ठीक है। देन लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू l, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। 3 फंक्शंस होंगे, तीनों रियल वैल्यूड होंगे, तीनों सेम डोमेन से आ रहे होंगे, इस तरीके से होंगे, ठीक है, कि fx और hx के बीच में हमेशा gx रहेगा। ना अगर fx और hx दोनों की लिमिट l है तो gx की भी l होगी। नाउ मैं इसे अगर ग्राफ में बताऊं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा अच्छे से तो मैं आपको ग्राफ से बता देती हूँ। कोई फंक्शन है जो कि इस तरीके से है, इसे मान लिया हमने fx, ठीक है।
ये है हमारा hx। मैं इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। तो ये मान लो l है, ठीक है, ये इन दोनों की लिमिट है, मतलब दोनों के पॉइंट्स जो है वो धीरे धीरे एक ही पॉइंट पर आकर सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट के बहुत करीब करीब पॉइंट्स वैल्यूज़ आ रही हैं। जो पॉइंट है l, मतलब इन दोनों की लिमिट क्या है l ना। हमारे पास कोई फंक्शन है जो हमेशा इनके बीच में है, ठीक है। तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट उसी रास्ते पर जाने का ऑप्शन है उसके पास। मतलब जब ये बहुत करीब करीब दोनों आ रहे हैं, लेकिन वो आगे भी चल के उनमें डिफरेंस है थोड़ा बहुत, hx और gx fx में जो है वो डिफरेंस है, बट वो बहुत बहुत करीब है किसके, वैल्यू l के बहुत बहुत करीब है, ठीक है। नाउ इनके बीच में अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी l के बहुत करीब रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है अगर fx और gx एक ही जगह टेंड कर रहे हैं, एक ही वैल्यू पर l पर ही आकर उसकी लिमिट आ रही है, तो gx की लिमिट भी इसी पर आएगी।